और अब आपको सीधे लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामाजिक निहितार्थ पर सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। ये मेधा है, मतलब उसके लिए मैं उनको पिछले बहुत दिनों से, उनका कई सालों से हम देख रहे हैं कि उस पर अपना पूरा उनका काम है। और आज के अच्छा भूपेंद्र मलिक जी, दीनदयाल शोध संस्थान के प्रबंध समिति के सदस्य, आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री जितिन प्रसाद जी का, युवा नेता हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत, नीति आयोग के सदस्य हैं। बहुत डिस्टिंग्विश्ड कैरियर रहा आपका साइंटिस्ट के रूप में, डीआरडीओ के सेक्रेटरी रहे, पद्मश्री और पद्म भूषण से अवार्डी हैं। उनका अमित गोस्वामी जी, दीनदयाल शोध संस्थान के कार्यकर्ता हैं, आईआरआई के साइंटिस्ट हैं। अपने बीच में आरआईएस के चेयरपर्सन, आपका बड़ा डिस्टिंग्विश्ड आईएफएस कैरियर रहा है, जापान में भारत के एम्बेसडर रहे, संजय कुमार वर्मा जी, उनके स्वागत के लिए डॉक्टर छगन लाल जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और उनका स्वागत करें। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, हमारे तो बिल्कुल मार्गदर्शक रहे ऐसे सब बौद्धिक, उसमें आप डीजी हैं आरआईएस के। उनके स्वागत के लिए दीनदयाल शोध संस्थान की प्रबंध समिति के सदस्य श्री संजीव ठुकरेला से आग्रह है कि वो आएं और उनका पुस्तक देकर स्वागत करें। दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव अतुल जैन जी, आप बौद्धिक गतिविधियों में जो आज हम सब लोग संवेद हुए हैं, पूरा आपने इसको पूरा कंसीव किया। तो मैं आरआईएस से अपने अमित कुमार जी से आग्रह करूंगा कि पुस्तक देकर उनका स्वागत करें। अमित कुमार जी, आरआईएस। अरे अच्छा ठीक, अच्छा। आज की हमने ये वाला जो पूरे दिन भर का डेलीब्रेशन है, बहुत लिमिटेड लोगों का हम लोगों ने बुलाया, और आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में, विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। डीडीजी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हॉर्टिकल्चर कमिश्नर साहब बैठे हैं, पुराने अपने वीसी रहे जेके, और बाकी साइंटिस्ट काफी लोग यहाँ उपस्थित हैं आप लोग। तो जो दिन भर के सेशन चलेंगे, जो हम अपने लोगों को सुनेंगे यहाँ पर, जो विद्वान अपना वक्तव्य देंगे, आप लोग भी इंटरेक्टिव रखेंगे इसको पूरा, यानी कि जो आपके मन में भी सोच हो, जो आगे आज इनॉग्रेल सेशन है, फिर उसके बाद 3 सेशन और होंगे। इसके बाद वाला सेक्टोरल एप्लीकेशन ऑफ एआई, और फिर इम्प्लीकेशन ऑफ एआई एंड गवर्नेंस, और शाम को फिर अपना वैलिडिटी। तो इसमें आप लोग भी अपना पूरा योगदान देंगे, ऐसी अपेक्षा है। तो आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी से कि वो आए अपना वेलकम रिमार्क के लिए। आदरणीय सचिन चतुर्वेदी जी। धन्यवाद अमिताभ जी। आदरणीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक ऊर्जावान नेता मोहन जी, आज आपके साथ यहाँ मंच पर बैठने का सौभाग्य मिला। जैसा अतुल जी और अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे, आज के इस सत्र में हम लोगों ने जो योजना बनाई है, उसमें दिन भर आज आपका समय लेने का इरादा है, और उस इरादे में कुछ सफलता भी मिली है। तो उस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए हमने देश के और प्रदेश के हमारे गौरव, हमारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आवाज डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत जी, नीति आयोग के सदस्य हैं, ग्वालियर से हैं, और प्रधानमंत्री ने जब एआई और सेमीकंडक्टर के ऊपर पहला टास्क फोर्स बनाया तो डॉक्टर सारस्वत उसके अध्यक्ष थे। इस सारे उपक्रम में अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स की भागीदारी ना हो तो कार्यक्रम पूरा नहीं है।
तो हमने फिर जितिन प्रसाद जी से निवेदन किया। तो बहुत धन्यवाद आपका, जो आज आपने हमारा ये निवेदन स्वीकार किया और आज हमारे साथ मंच पर मुख्यमंत्री जी के साथ हैं आप। ये कार्यक्रम हम लोगों ने 3 स्तर पे देखने का आज प्रयास किया है। सबसे पहला प्रयास जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्रभाव है, किन क्षेत्रों में हमें सावधानी की आवश्यकता है, किन क्षेत्रों में हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसमें तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक जो हमारे शोध की मर्यादाएं हैं वो कैसे रखी जा सकती हैं, उसके संबंध में सत्र है और उसमें चर्चा होगी। दूसरा, सुरक्षा से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में क्या आवश्यकताएं हम लोगों को देखने और सोचने की हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है जो सामाजिक सद्भाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी को लेकर के आज शाम का जो व्याख्यान भी रखा गया है डॉक्टर पंड्या का, वो भी उसी से संबंधित है। हमारे चेयरमैन एम्बेसडर संजय कुमार वर्मा कुछ और पॉइंट्स के साथ में तैयार हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बात को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू डायरेक्टर जनरल चतुर्वेदी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितिन प्रसाद, distinguished guests, subject matter experts, representative of industry. It is an honor to be here today to speak on a subject that is shaping the future of our society, which is artificial intelligence. It is no longer a futuristic concept. It is already transforming the way we live, work and interact. In India, where traditions and modernity coexist, AI is subtly reshaping social norms, communication patterns and lifestyle choices. From influencing consumer behavior and news consumption to altering traditional job roles and education systems, AI is impacting the way of life as we know it. While artificial intelligence holds immense promise, its social implications, especially in a diverse and dynamic country like India, warrant careful examination to ensure that technological progress aligns with cultural values and societal well-being. AI से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक इसका रोजगार पर पड़ने वाला प्रभाव है। भारत को अपने विशाल वर्कफोर्स के साथ दोहरी चुनौती का सामना करना होगा, जिसमें स्वचालन या ऑटोमेशन कुछ नौकरियों को खत्म कर देगा, परंतु इसके साथ एआई संचालित उद्योगों में नए अवसर पैदा करेगा। विनिर्माण, कृषि और सेवा जैसे क्षेत्रों में पहले से ही एआई अपनाने के कारण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एआई के विघटनकारी पहलुओं के बजाय इसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करके नौकरी के नुकसान की आशंकाओं को कम किया जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से तकनीकी प्रगति ने हमेशा रोजगार को बढ़ावा दिया है। एआई मानवीय क्षमताओं को बढ़ा सकता है, रिपीटेटिव वर्क को स्वचालित कर सकता है और हायर वैल्यू एडिशन और एफिशिएंसी में मुख्य भूमिका निभा सकता है। एक सहज ट्रांजिशन सुनिश्चित करने के लिए कौशल निर्माण एवं कौशल वृद्धि में निवेश महत्वपूर्ण है। एआई एकीकृत उद्योगों के लिए भारत के कार्यबल को तैयार करने के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्किल इंडिया और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों जैसी सरकारी पहलों में एआई केंद्रित प्रशिक्षण मॉड्यूल, व्यावसायिक एआई शिक्षा और उद्योग अकादमिक सहयोग को शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि एआई के साथ काम करने में कुशल कार्यबल विकसित किया जा सके। इसके अतिरिक्त एआई संचालित क्षेत्रों में जैसे एआई नैतिकता, एआई ऑडिटिंग, मशीन लर्निंग और एआई सहायता प्राप्त सेवाओं में रोजगार सृजन करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्यबल तकनीकी परिवर्तन के सामने लचीला बना रहे। Our AI policy should also reflect a similar kind of flexibility so that we are nimble, capable of using artificial intelligence in any new condition that arises in the country, socially or economically, without
ओवर रेगुलेटिंग। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान आवश्यक है कि एआई साक्षरता समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। सार्वजनिक निजी भागीदारी एआई की क्षमता के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने और नौकरी छूटने के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एआई संचालित जागरूकता पहल जैसे कि एआई बूट कैंप, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और सरकार द्वारा प्रायोजित एआई साक्षरता अभियान लोगों को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि एआई नौकरी नष्ट करने वाला नहीं बल्कि वृद्धि और दक्षता का एक उपकरण है। AI assisted decision making has significant ethical implications, particularly in areas such as recruitment, financial lending, and law enforcement. Algorithmic bias, data privacy concerns, and potential for AI-generated misinformation are critical challenges. Various jurisdictions have approached AI ethics differently. While the European Union has introduced the AI Act to classify AI applications based on risk, the United States has adopted sector-specific AI regulations emphasizing innovation with ethical oversight. China enforces stringent AI governance, especially in surveillance and content regulation, whereas Japan prioritizes human-centric AI development. We can learn. और अब आपको सीधे लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामाजिक निहितार्थ पर सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करते हुए नजर आए। पहाड़े में जब एक बार गए थे वहीं पहुंचो तो अपने परिचय सारे जितने भी उनके लाव लश्कर उनको सबको रवाना करते हुए मैं पीछे आता हूँ। मैं एक दो घंटे बाद आता हूँ, देखता हूँ मैं क्या है। वो पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद में ये महारानी तो पहुंच जाती है और ये संयोग से अभी दरबार में थे। और जाने क्या होता है कि जहां वो पहुंचती है रानी, और वो चूंकि स्वाभाविक रूप उसकी परिचारिका महिला है, अब जंगल है और आउटिंग के लिए आए तो स्वाभाविक रूप से झरने वगैरह था तो वो स्नान में लग गए। तो महिला स्वाभाविक अपनी जो भी उनकी मर्यादा की व्यवस्था में स्त्री थी। इसी समय संयोग से ऐसा था कि एक पास का राजा जो इस उग्रसेन महाराज से द्वेषता रखता था, जिनकी बनती नहीं थी, ये भी वहां पास में लश्कर लगा के था। इसने कहा ये कौन आए हैं, इधर थोड़ा अलग टाइप का माहौल दिख रहा है। तो उसको जानकारी आ गई कि उग्रसेन की पत्नी आई है। तो उसको उसके मन में जो भाव था वो द्वेष भाव था। ये अलग बात थी कि वो राजा होकर के उससे सामने संघर्ष नहीं कर पाता था उग्रसेन से, लेकिन मन में उसके प्रति द्वेष भाव था, गुस्सा था, उससे थोड़ा दुश्मनी का भाव था। तो उसने उसको एक विधा आती थी। वो विधा ये थी कि वो अपना रूप बदल सकता था। तो उसने उस षड्यंत्र के अंतर्गत अपना रूप बदल लिया और वो महाराजा उग्रसेन बन गया। और उग्रसेन बन करके वो वहां जहां स्नान हो रहा था या बाकी रानी और सारे लोग थे, अचानक गया और जाते ही देखा कि महाराज आ गए। तो स्वाभाविक रूप से वो जितने बाकी लोग थे सब भागे और वो अकेली रानी उनके पास रह गई। अब ये घटना यथार्थ में भी है कि वो रानी महाराज को देख अचंभित है, लेकिन वो बोलती महाराज तो आप 2 घंटे बाद आने वाले, एकदम पीछे पीछे कैसे आ गए। तो वो बोलते नहीं, कुछ भी नहीं। तो स्वाभाविक रूप से कुछ घटना जैसे एक विवाह के बाद की होती वो अपना अनुकूलता दिखाते, लेकिन जब ये व्यवहार होता तब वो एकदम से उसको लगता कि ये उग्रसेन नहीं है, क्योंकि वो रूप भले बदला हुआ है और लेकिन व्यवहार से आचरण से अच्छा नहीं लगा उनको। तो एकदम से वो बहुत गुस्सा होती कि तुमने मेरे साथ दुष्कर्म कर लिया और तुम कौन, और ये, और बहुत एकदम क्रोधित आक्रोशित होती है। तब जाकर वो बोलता कि देखो मैं कोई भी हूं, लेकिन मैं ये ईश्वर की इच्छा थी, मेरी आपके मिलन से एक संतान होगी, वो संतान बहुत बलिष्ठ होगा और अच्छा होगा। ये वो तो बहुत पतिव्रता स्त्री थी। वो बोले दुष्ट तूने मेरे सतीत्व को भंग कर दिया और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी, और जो भी होगा ये तो कितना भी उसका अच्छे बारे में कह रहा है। मैं यादव वंश की हूं और मैं अपने वंश में कामना करती भगवान से कि ऐसा कोई वंश वाला होगा जो उसको मारेगा। तो ये पाप मेरे को छोड़ के जा रहा है।
अब ये घटना हमको ये बताती है कि वो बात क्यों पकड़ में आ गई, अपने काम की बात, कि वो उसके एआई का जमाना आधा होगा उस समय कि जब शरीर तो बदलता लेकिन आवाज नहीं बदल सकता, इसलिए बोल नहीं रहा था। आज का एआई और उन्नत हो गया कि अब आवाज भी बदल जाती, तो अब पता नहीं वो आपको ऐसा संकट आएगा तो पहचानने भी नहीं आएगा कि झंझट क्या। तो भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी के पहले कंस की भविष्यवाणी ये उस समय हुई थी, उस घटना से। ये मैं उस प्रसंग से जोड़ करके ये जो अभी अपन नुकसान फायदे की बात जोड़ रहे हैं कि एआई के आने से नुकसान, एआई के आने से फायदे, ये बात सही है कि हमारी मस्तिष्क की अवस्था को देख करके जिस प्रकार के नए नए खोज हो रही है, जैसे हम अपने स्कूली जीवन को याद करें तो विज्ञान एक अभिशाप है या विज्ञान एक वरदान है, सब में निबंध लिखे होंगे और कई सारी बातें सबके जीवन से निकली होगी, और इन सारी बातों से वो दौर भी निकले होंगे जब कंप्यूटर आया तो हाहाकार मचा था, अरे कंप्यूटर आ गया तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्या होगा, कहां से संकट आ गया, इंटरनेट आया तो घर घर बिगड़ जाएंगे, कितनी प्रकार की बात है। ये सब बातें तो आएगी, लेकिन ये बात भी सही कि उसमें अच्छाई भी और बुराई भी है, दोनों तरह की बात है। ऐसे में एआई का जमाना तो उसमें अच्छाई भी बुराई भी, सरकार के माध्यम से जो फायदे हो सकते हैं वो सारे विद्वानों ने बताए, संकट भी बताए, जो आशंका धारणा है और जो घट रहे हैं व्यवस्था उन पे भी बात है। लेकिन ये नानाजी के नाम पर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो माननीय नानाजी ने बनाया है, ये समाज के इन व्यवस्थाओं के लिए सही प्लेटफॉर्म है जो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए मौका देता है। ऐसे विचार विमर्श के इस प्रसंग के अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने बिल्कुल व्यवहारिक प्रयोग एआई का सबके सामने रखा। आज शाम को अपना नानाजी स्मृति व्याख्यान इसी विषय पर अपना रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें भी मुख्य अतिथि हैं। चिन्मय पंड्या जी अपना सारस्वत उद्बोधन रखेंगे। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। इस अवसर पर एक और कार्यक्रम जो दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं, सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य 12, 13, 14 लाल किला मैदान में माधवदास पार्क है। आप सभी से आग्रह है कि आप सब उसमें जरूर आएं। सम्राट विक्रमादित्य एक आइकॉन थे भारत में, मतलब भारत में जो अगर सुशासन की और ईमानदारी की जो एक मिसाल दी जाती है किसी प्रशासन को, तो वो सम्राट विक्रमादित्य का नाम उसमें आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय का बहुत निकट का विषय है। बहुत पहले से मुख्यमंत्री जी जो विक्रम संवत वाला कैलेंडर है और उसके बारे में जो सब चीजें उस पर काम करते रहे हैं। आप सभी लोग और अपने मित्र परिचर के साथ में आए आप यहाँ पर उस समय पूरे हैं। अच्छा, ये तो ये चौथा जो हमारा इंटरनेशनल एसडीजी कॉन्फ्रेंस हुआ उसका कंपेंडियम माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंचीय अतिथियों को प्रदान किया जा रहा है। आदरणीय सचिन जी हम लोगों के साथ में इस पूरे अभियान में साथ में रहे। संस्थान से उनका लंबा जवाब है। उनके धन्यवाद प्रस्ताव पे आप सभी लोग चाय पे आमंत्रित हैं और उसके 10 मिनट बाद ही हम फिर से यहाँ बैठकर आगामी सत्र डिस्कशन ऑफ आईटी चर्चा करेंगे।